वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 3 अप्रैल 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। ये लेक्चर आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसके आप नोट्स जरूर बनाइएगा। चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने प्रोडक्ट्स को जीआई टैग प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा 15। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के 15 प्रोडक्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है। दोस्तों, सबसे पहले जीआई टैग के बारे में जान लेते हैं, फिर अभी हाल ही में प्रदान किए गए जीआई टैग डिस्कस करेंगे। तो जीआई टैग किसे दिया जाता है? तो ऐसे प्रोडक्ट को जीआई टैग प्रदान किया जाता है जिसकी कोई खास भौगोलिक पहचान होती है। यानी कि अगर किसी स्थान के नाम से कोई प्रोडक्ट पहचाना जाता है तो ऐसे प्रोडक्ट को जीआई टैग प्रदान किया जाता है। अब ये प्रोडक्ट फूड से रिलेटेड हो सकता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो सकता है, इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट्स के जो प्रोडक्ट होते हैं, तो इन सभी को इसमें शामिल किया जाता है। भारत सरकार के द्वारा वस्तुओं को जीआई टैग प्रदान करने के लिए 1999 में एक अधिनियम लाया गया था, जिसे भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 कहा जाता है। यह अधिनियम 2003 में लागू हो गया था और फिर इसके बाद 2004 में पहली बार जीआई टैग दिया गया था दार्जिलिंग चाय को। दोस्तों, जीआई टैग 10 साल के लिए प्रदान किया जाता है, फिर इसके बाद रिन्यू करवाना पड़ता है। और आपको याद रखना है, भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री का हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई में। यानी जहां पर आवेदन देना होता है जीआई टैग के लिए तो उसे भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री बोला जाता है, तो इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। दोस्तों, अभी हाल ही में जो उत्तर प्रदेश के 15 प्रोडक्ट को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जीआई टैग वाला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश में 69 जीआई टैग हो गए हैं। फिर उसके बाद दूसरा नंबर है तमिलनाडु का, यहाँ पर 58 जीआई टैग हैं। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे अधिक जीआई टैग वाला क्षेत्र कौन सा है, एरिया कौन सा है, तो वो है वाराणसी। तो वाराणसी वाले एरिया में सबसे अधिक जीआई टैग हैं। तो वाराणसी वाले एरिया में 30 जीआई टैग हैं। अब उत्तर प्रदेश के किन प्रोडक्ट को अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो बनारस की ठंडाई, बनारस तबला, बनारस की सहनाई और बनारस लाल भरवा मिर्च, इन सभी को जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा चिरईगांव करौंदा, बनारस लाल पेड़ा, बनारस भित्ति चित्र, जौनपुर इमरती, इसके अलावा मथुरा सांची शिल्प, बुंदेलखंड कठिया गेहूं, पीलीभीत बांसुरी, संभल अस्थि शिल्प, चित्रकूट लकड़ी शिल्प और खिलौने, मंजू शिल्प और रामपुर पैचवर्क। तो ये हैं वो 15 प्रोडक्ट जिन्हें अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश से जीआई टैग प्रदान किया गया है। 2024 में प्रदान किए गए जीआई टैग डिस्कस कर लेते हैं। तो पांडुलिपि पेंटिंग, ये असम राज्य से रिलेटेड है, इसे अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। माजुली मुखौटे, ये भी असम से रिलेटेड हैं, इन्हें भी जीआई टैग दिया गया है। क्रोकेट फीता शिल्प, ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। चांदी तारकसी, जो कि कटक में काफ़ी फेमस है, उसको जीआई टैग दिया गया है, ये ओडिशा राज्य से रिलेटेड है। लांजिया सौरा पेंटिंग, ये ओडिशा से रिलेटेड है। डोंगरिया कौंध साल, ये भी ओडिशा से रिलेटेड है, इसे भी जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा सिमली पाल काई चटनी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे तो आप नोट कर ही लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये ओडिशा से रिलेटेड है, इसे जीआई टैग दिया गया है 2024 में। कोराकुट काला जीरा चावल, ये भी ओडिशा से रिलेटेड है। तंगेल साड़ी पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है। गारद साड़ी पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है। कोरियल साड़ी, ये भी पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, तो इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है और स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है, तो वहाँ हमारा चैनल आ जाएगा, उससे ऐड हो जाना है तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, डेली क्विज, ये सभी मिल जाएगा। दोस्तों, मंथली करंट अफेयर्स और ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च कर दी गई है, तो इसको आप ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इंडियन हिस्ट्री का कोर्स भी लॉन्च कर दिया गया है। दोस्तों, आज यानी 3 अप्रैल 2024 को
करंट अफेयर्स की एक महा मैराथन क्लास होने वाली है रात 8 बजे। तो जनवरी से मार्च 2024 तक के करंट अफेयर्स की ये महा मैराथन क्लास होगी। दोस्तों ये क्लास राजा गुप्ता सर के द्वारा ली जाएगी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगी। इसमें 200 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस किए जाएंगे। ये सभी आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो रात 8 बजे आपको इस क्लास से जरूर जुड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूडिथ सुमिनावा तुलुका किस देश की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है? आंसर हो जाएगा कॉन्गो। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है कॉन्गो, तो वहां की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है? जूडिथ सुमिनावा तुलुका। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर हैं लुइस मोंटेनेग्रो, जर्मनी के प्रेसिडेंट हैं फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर और सोमालिया के प्रेसिडेंट हैं हसन शेख मोहम्मद। जूडिथ सुमिनावा तुलुका की नियुक्ति किसने की है? कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य के राष्ट्रपति फेलिक्स त्शेसिकेदी ने। यहाँ पर आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट देख पा रहे हैं, ये जो एरिया है ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो का। कैपिटल क्या है इसकी? किनशासा, काफी इंपॉर्टेंट है। करेंसी है कॉन्गो फ्रैंक और राष्ट्रपति हैं फेलिक्स त्शेसिकेदी। और अगर हम एरिया की दृष्टि से बात करें तो यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट का दूसरा सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया के बाद। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वह कौन सा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तो वो है अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ पर आप कर्क रेखा देख पा रहे हैं और ये है विषुवत रेखा और ये है मकर रेखा। तो ये तीनों रेखाएं अफ्रीका कॉन्टिनेंट से गुजरती हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा डेजर्ट। तो दोस्तों जानते हैं कि सहारा डेजर्ट किन किन देशों में फैला हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं इजिप्ट की, और फिर सूडान, चाड, लीबिया, नाइजर, माली, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया। इसके अलावा इसका कुछ हिस्सा मोरक्को और वेस्टर्न सहारा देश में है और इसके अलावा मॉरिटानिया देश में भी है। तो इन सभी देशों में सहारा मरुस्थल फैला हुआ है। हाल ही में की गई कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां डिस्कस कर लेते हैं। तो शेख मिसाल अल अहमद अल जबर अल सबा कुवैत के अमीर बने हैं। डोनाल्ड टस्क पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। एंड्री राजो एलिना मेडागास्कर के प्रेसिडेंट बने हैं। क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ये आप देख सकते हैं, ये कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन। ल्यूक फ्रीडेन लक्समबर्ग के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अजाली असुमानी कोमोरोस के राष्ट्रपति बने हैं और वर्नाडो एरेबलो ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ENBA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा विनीत जैन को। तो विनीत जैन को अभी हाल ही में ENBA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 दिया गया है। यह अवार्ड एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड के द्वारा प्रदान किया गया है। और आपको याद रखना है कि विनीत जैन टाइम्स ग्रुप के MD हैं। दोस्तों विनीत जैन को यह अवार्ड क्यों दिया गया है? तो इंडियन टेलीविजन में समाचार क्षेत्र में जो उन्होंने योगदान दिया है उसके लिए उन्हें यह अवार्ड दिया गया है। हाल ही में प्रदान किए गए अवार्ड डिस्कस कर लेते हैं। तो विजय जैन को टाइम्स पावर आइकॉन 2024 पुरस्कार दिया गया है। मिशेल टेलाग्रैंड को 2024 का एबेल पुरस्कार दिया गया है। एबेल पुरस्कार को हम गणित का नोबेल पुरस्कार भी बोलते हैं। इसरो को एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा मीना चरंदा को अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 दिया गया है। उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को डायना स्मृति पुरस्कार दिया गया है और यह पुरस्कार यूनाइटेड किंगडम में प्रदान किया गया है। ग्रीष्मा कुठार और रीतिका चोपड़ा को चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया गया है और यह पुरस्कार केवल महिला पत्रकारों को दिया जाता है। रिकेन यामामोटो को प्रिट्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। याद रखिएगा रिकेन यामामोटो जापान देश के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन किस राज्य में शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा राजस्थान में। तो राजस्थान में भारतीय वायुसेना के द्वारा अभ्यास गगन शक्ति 2024 शुरू किया गया है। आपको याद रखना है कि यह सबसे बड़ा हवाई सैन्य अभ्यास है भारतीय वायुसेना का। यह 1 अप्रैल 2024 से शुरू हुआ है। 10 दिनों तक इसका आयोजन किया जाएगा और इसका आयोजन राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया जाएगा। दोस्तों इस अभ्यास में 10,000 वायु सैनिक शामिल होने वाले हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा अभ्यास आयोजित होने वाला है। बात आई है यहाँ पर इंडियन एयर फोर्स की। तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी।
इसका आदर्श वाक्य है नभः स्पर्शम दीप्तम। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा गया है। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना के वर्तमान में अध्यक्ष हैं विवेक राम चौधरी और उप प्रमुख हैं अमरप्रीत सिंह। वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? अनिल चौहान। हाल ही में आयोजित होने वाले कुछ प्रमुख युद्धाभ्यास डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ 24 का आयोजन इंडिया अमेरिका के बीच हुआ है। MIT ट्राइलेट 24 अभ्यास इंडिया मोजाम्बिक तंजानिया के बीच हुआ है। दोस्तों IMT का फुल फॉर्म ही क्या होता है? इंडिया मोजाम्बिक तंजानिया। सुरक्षा बेल्ट 24 अभ्यास चाइना, ईरान और रूस के बीच हुआ है। कटलेस एक्सप्रेस 24 एक्सरसाइज का आयोजन भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया है। सी डिफेंडर्स 24 का आयोजन भारत अमेरिका के बीच हुआ है। भारत शक्ति अभ्यास भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा किया गया है, यानी इसमें तीनों सेनाएं शामिल थी भारत की। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास का आयोजन भारत मलेशिया के बीच हुआ है। स्टीड फास्ट डिफेंडर 24 अभ्यास का आयोजन नाटो देशों के द्वारा किया गया है और यह यूरोप महाद्वीप में आयोजित किया गया था। धर्म गार्जियन एक्सरसाइज का आयोजन भारत जापान के बीच हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में महिला और पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र ने। तो दोस्तों अभी हाल ही में 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का आयोजन दिल्ली में किया गया है। तो इसमें पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों में महाराष्ट्र ने जीत हासिल की है। आपको याद रखना है खो खो से रिलेटेड भारत की सबसे बड़ी संस्था है इंडियन खो खो फेडरेशन, जिसकी स्थापना 1955 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसके चेयरमैन है सुधांशु मित्तल। तो ये जानकारी भी नोट कर सकते हैं। अगर आपसे सवाल पूछा जाए 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का आयोजन किस स्टेडियम में किया गया है, तो कर्नैल सिंह स्टेडियम दिल्ली और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली। तो इन दोनों स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस या वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? तो हर साल 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस भी मनाया जाता है। 2 अप्रैल 1984 को एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने थे। तो वो सोयूज T11 मिशन के तहत अंतरिक्ष में गए थे। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों किसी भी दिवस को याद रखने के लिए आपको 2-3 पॉइंट की जरूरत होती है। पहला पॉइंट होता है कि पहली बार कब मनाया गया, किसके द्वारा मनाया जाता है और इसकी थीम क्या है, और डेट आपको याद रखनी है। तो अगर हम विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस की बात करें तो ये 2 अप्रैल 2008 को पहली बार मनाया गया था। थीम क्या है? ऑटिस्टिक आवाजों को सशक्त बनाना, यानी एम्पावरिंग ऑटिस्टिक वॉइसेस। दोस्तों ऑटिज्म क्या है इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑटिज्म एक मानसिक रोग है, यानी मेंटल इलनेस है। इसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या ASD के नाम से भी जाना जाता है। अगर किसी बच्चे को ऑटिज्म हो जाता है तो वो अपने आप में ही खोया रहता है, उसे दुनिया से कुछ लेना देना नहीं होता है। और दोस्तों ऐसे बच्चे बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, छोटी छोटी सी बातों में डर जाते हैं और अगर ये कहीं पर खेल रहे होते हैं तो ये अकेले खेलना पसंद करते हैं। इन्हें दूसरों का हस्तक्षेप बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। तो इस प्रकार का जो मानसिक रोग होता है उसे ऑटिज्म बोला जाता है। अप्रैल माह के कुछ प्रमुख दिवस डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस मनाया गया है और 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस अभी हमने डिस्कस किया हुआ है। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस मनाया जाएगा। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाएगा। इसके अलावा 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाया जाएगा और 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और राष्ट्रीय पालतू पशु दिवस भी मनाया जाएगा। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया जाएगा और 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहा कच्चा दीबू द्वीप भारत और किस देश के बीच है? आंसर हो जाएगा श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है एक द्वीप जिसका नाम है कच्चा दीबू द्वीप। तो इसको लेकर के अभी हाल ही में काफी चर्चा रही है। अब सबसे पहले इसकी लोकेशन देख लेते हैं कि ये है कहाँ। तो ये है श्रीलंका और ये है भारत और ये तमिलनाडु राज्य है। तो दोस्तों यहाँ पर आप एक द्वीप देख पा रहे हैं, इसी का नाम है कच्चा दीबू द्वीप और ये 285 एकड़ में फैला हुआ है।
और ये है तमिलनाडु का रामेश्वरम, और ये है दोस्तों श्रीलंका का डेल्फ्ट। तो इसके बीच में स्थित है कच्चादीवू द्वीप। तो ये अभी हाल ही में काफी चर्चा में रहा है। दोस्तों ये आइलैंड चर्चा में क्यों आया, तो अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए ये कहा कि 1974 में कच्चादीवू द्वीप जो श्रीलंका को दिया गया था वो गलत था। ठीक है, तो ये हमला बोला था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कांग्रेस पार्टी पर। चलिए इसके बारे में कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कच्चादीवू द्वीप भारत और किस देश के बीच में है, तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। इसका एरिया कितना है, तो 285 एकड़ है, और भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल डमरू मध्य है, तो इसी में स्थित है ये कच्चादीवू द्वीप। और आपको याद रखना है कि भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी है, तो इसी में ये आइलैंड स्थित है। इसकी लंबाई है 1.6 किलोमीटर और चौड़ाई है 300 मीटर की। दोस्तों 17वीं शताब्दी की अगर हम बात करें तो मदुरै के राजा रामनद की जमींदारी के अंतर्गत ये आइलैंड आता था। फिर जब अंग्रेजों का शासन आया तो अंग्रेजों के शासन के दौरान ये मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। 1505 से 1658 तक इस द्वीप पर पुर्तगालियों का कब्जा रहा है। इसी के कारण श्रीलंका भी इस पर अपना कब्जा बताता रहा है, यानी कि वो अपना पार्ट बताता रहा है। तो वर्तमान में ये श्रीलंका के हिस्से में है। 1974 में इंदिरा गांधी ने श्रीलंका की राष्ट्रपति सिरिमावे भंडारनायके के साथ एक समझौता किया और ये आइलैंड श्रीलंका को दे दिया था। दोस्तों आपको याद रखना है सिरिमावे भंडारनायके श्रीलंका की पहली महिला राष्ट्रपति थी। कच्चादीवू द्वीप पर एक चर्च है जिसे सेंट एंथोनी चर्च बोला जाता है। तो दोस्तों ये चर्च आप देख सकते हैं, ये कच्चादीवू द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सिस कैपिटल के एमडी और सीईओ कौन बने हैं, तो अतुल मेहरा अभी हाल ही में एक्सिस कैपिटल के एमडी और सीईओ बने हैं। दोस्तों उन्होंने सलिल पितले का स्थान लिया है। इसके अलावा कुछ और नियुक्ति की गई हैं। तो पराग गुडे संस्थागत इक्विटी के मुख्य परिचालन अधिकारी यानी सीओओ बने हैं, और कैश इक्विटीज के प्रमुख के रूप में डावल देसाई को नियुक्त किया गया है। तो ये भी नियुक्ति की गई है एक्सिस कैपिटल में। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अश्विनी कुमार को फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष बनाया गया है। नवीन जिंदल को इंडियन स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है। हिमांशु अग्रवाल को जालंधर का नया डिप्टी कमिश्नर बनाया गया है। एमबी राव को भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष, किरण रिजिजू को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बनाया गया है। जयश्री दास वर्मा फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष बनी है। अर्नब बनर्जी ATMA के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ATP रैंकिंग इतिहास में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं, आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। तो सर्बिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, तो वो सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी बने हैं ATP रैंकिंग के इतिहास में। यहाँ पर राफेल नडाल की बात आई है, तो ये किस देश से हैं, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है, तो ये स्पेन के हैं। कार्लोस अलकराज की बात करें तो ये भी स्पेन के हैं, और डेनियल मेदवेदेव ये रसिया के हैं। तो इनके देश भी आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों नोवाक जोकोविच के बारे में आपको याद रखना है कि ये सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं और 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन है। नोवाक जोकोविच टेनिस के इतिहास में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है PIB के प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है, तो सैफाली वी शरण PIB की प्रधान महानिदेशक बन गए हैं। दोस्तों PIB का प्रधान महानिदेशक एक प्रकार से केंद्र सरकार का प्रवक्ता होता है, यानी उसका काम होता है केंद्र सरकार की जो स्कीम है, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, उसके बारे में प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जानकारी देना। तो सैफाली वी शरण की अगर हम बात करें तो उन्होंने मनीष देसाई का स्थान लिया है, और सैफाली शरण भारतीय सूचना आयोग के 1990 बैच की अधिकारी हैं। बात करते हैं PIB की, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। स्थापना 1919 में हुई थी और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत यह भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है। दोस्तों PIB का काम होता है सरकारी योजनाओं, नीतियों, कार्यक्रमों की जानकारी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और वेब मीडिया को देना। दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं, फिर जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। RBI का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 1 अप्रैल को। संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ कौन सा देश सहमत हुआ है, नेपाल।
हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है? हार्दिक सिंह को। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित फिल्म कौन है? तो उस फिल्म का नाम है इरा है। हाल ही में यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी साइटें शामिल की हैं? 18। हर वर्ष किस माह को मल्टीपल माइलोमा जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है? अप्रैल। फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष कौन बनी है? जयश्री दास वर्मा। अडानी टोटल एनर्जी बायोमास लिमिटेड के द्वारा उत्तर प्रदेश में कहां वर्साना बायोगैस संयंत्र के पहले चरण को चालू किया गया है? मथुरा। हाल ही में किस देश के संविधान में ऐतिहासिक संशोधन हुआ है? सोमालिया। मियामी ओपन 2024 का खिताब किसने जीता है? ज़ैनिक सिनर ने। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। आज की जनरल नॉलेज के पिटारे में हम खेल और खिलाड़ियों की संख्या डिस्कस करेंगे, यानी नंबर ऑफ द गेम प्लेयर। तो क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11, फुटबॉल में भी 11, हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल में 5, बेसबॉल में 9, रग्बी फुटबॉल में 15, पोलो में 4 और वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में भी 7 खिलाड़ी होते हैं, लाक्रोस में 12, हैंडबॉल में 7, खो खो में 9, सैपक टकराव में 3, वॉलीबॉल में 6, बॉक्सिंग में 2 और जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय पेरिस में है। ठीक है, तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर पेरिस बताया हुआ है। इसके अलावा बीच में एक और क्वेश्चन पूछा था, एनआईए के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो सदानंद वसंत दाते अभी हाल ही में एनआईए के डायरेक्टर जनरल बने हैं और पीयूष आनंद एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल बने हैं। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। आज का क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ डे यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।